डियर स्टूडेंट, हम एक बहुत छोटा मगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फोर्स ऑन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड ए कैपेसिटर। कभी भी अगर हम देखें, मान लो एक चार्ज कैपेसिटर है, इसके दो टर्मिनल है A1 A2, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, लेकिन ये पार्टली इंसर्टेड है। ये ध्यान रखना, ये फोर्स तभी आएगा जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्टली इन और पार्टली आउट होगी। ऐसा क्यों, इसको हम समझ भी लेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने पार्टली इंसर्टेड है, यानी कुछ पार्ट इसका इन है। लेट्स से टोटल हाइट हमारी h है, तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो हाइट इन है वो y है, जहां y की वैल्यू लेस देन h है। ठीक है, अब ये फोर्स डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर आएगा कैसे, और एक चीज ध्यान रखना, ये जो डाइलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है Fd, इसका एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नोट कर लो और अभी बताता हूं ये क्या होगा। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज इनसाइड कैपेसिटर। यानी ये फोर्स क्या चाहता है, ये फोर्स चाहता है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कंप्लीटली इन करना कैपेसिटर के। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हमेशा इनवर्ट होगी, यानी कि अगर मैं यहां पर ध्यान से समझो, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब में को ऐसे बनाता, इस तरह से दिखा दूं, तो इस फोर्स की डायरेक्शन ऐसे आती है। समझ गए? यानी अभी भी ये क्या चाह रहा है, हमेशा इन करना। जैसे वहां एसएचएम में कहते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा चाहता है कि पार्टिकल मीन पोजीशन पर आए, सेम वैसे ये फोर्स क्या चाहता है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमेशा कैपेसिटर के अंदर कंप्लीटली इन रहे। राइट, ये तो एक पॉइंट हमें क्लियर हो गया। अब ये फोर्स आया कैसे और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, दो क्वेश्चन अभी बाकी है। देखो, एक बात समझो, हमने कहा कि कैपेसिटर के ये कैपेसिटर की प्लेट्स एक्चुअली इनफाइनाइट तो है नहीं, इनफाइनाइट नहीं है तभी तुम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इन और आउट की बात कर पा रहे हो। अदरवाइज इनफाइनाइट होती तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शली आउट कैसे होता, फिर तो हमेशा कंप्लीटली इन ही होता। तो डाइलेक्ट्रिक ये जो कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं ये इनफाइनाइट नहीं है, तो यहां पर हमने फील्ड माना यूनिफॉर्म। ध्यान से समझना, पर ये जो फील्ड होता है ये फील्ड यहां बाहर भी एग्जिस्ट करता है। ये जो मैंने लाइंस यहां पर इसको ब्लू लाइन से दिखाया हुआ है, इन भी होता है, इन होने के साथ साथ फील्ड बाहर भी होता है, ई। और इस फील्ड का एक नाम भी है, इन फील्ड लाइंस को कहते हैं फ्रिंजिंग लाइन, और इस फील्ड को कहते हैं फ्रिंजिंग फील्ड। ठीक है, इस फील्ड को हम कहते हैं फ्रिंजिंग फील्ड। राइट, तो ये हमारा फ्रिंजिंग फील्ड हो गया, जो कि कैपेसिटर के बाहर भी जिसकी लाइंस होंगी ऐसे, ये हमारा कहलाता है फ्रिंजिंग फील्ड, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। शॉर्ट में फ्रिंजिंग फील्ड, इतना टेक्निकल नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो पार्ट हो गए, ई इन और ई आउट। तो ये हमारा आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई आउट भी इसे कह सकते हो, और ये नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कौन सा है, हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड वाला, और ये आउटसाइड वाला फील्ड हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब जरा हम यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि यार ये तो बात सही है कि अब ये जो आउट फील्ड है ये इस फोर्स को, इसकी वजह से फोर्स इन्वर्ट कैसे है। देखो, तो जब हमें मालूम है कि हम पढ़ चुके हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये पोलराइज्ड हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो आउटसाइड लाइन हम बना रहे हैं इस एक पर्टिकुलर पोर्शन के बाहर, ऐसे ये जो फील्ड लाइंस ऐसे बनाई हैं आपने, ये भी यहां पर इसको पोलराइज कर देगी। इसलिए केवल पोलराइजेशन केवल इनसाइड नहीं होता बल्कि बाहर भी जाता है। बाहर वाला पोलराइजेशन यूनिफॉर्म नहीं होता क्योंकि ये फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन ये जो फंक्शन यहां पर है और जो फंक्शन माइनस क्यूबी का फंक्शन, जो भी इस माइनस क्यूबी का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ माइनस क्यूबी इज रिमेन ऑलवेज सिमेट्रिकल टू फंक्शन ऑफ प्लस क्यूबी। क्यों? ये दोनों सेम, क्योंकि जैसा ई यहां पर है, जो फील्ड स्ट्रेंथ यहां पर होगी, क्योंकि ये दोनों प्लेट सिमेट्रिकल है, वही फील्ड यहां पर होगी। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर यहां से y1 डिस्टेंस पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, वही y1 डिस्टेंस पर यहां पर भी आएगी।
अब देखो मैंने यहाँ पर डायग्राम में दिखाया भी हुआ कि मैंने एक माइनस डी क्यू बी, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसको मैंने कहा माइनस डी क्यू बी, इधर एक छोटा सा एलिमेंट लिया उसको कहा प्लस डी क्यू बी। तो इन पे फोर्स की डायरेक्शन कैसे आएगी, इन पे फोर्स की डायरेक्शन आएगी डीएफ ऐसे, और ये एंगल हुआ थीटा थीटा, ये एंगल कितना हुआ थीटा। क्लियर। तो अब अगर इन दोनों फोर्सेस को देखो, अब ये प्लस, क्योंकि प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज पे फोर्स आया फील्ड लाइन के अपोजिट, और माइनस चार्ज पे कैसे फोर्स आता है फील्ड लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में। देखो अब प्लेट पे इधर हमने इधर क्या, इधर प्लेट पे कौन सा चार्ज माना है प्लस, और इधर प्लेट पे कौन सा चार्ज लिया है माइनस क्यू। ये प्लस क्यू है कैपेसिटर पे, कैपेसिटर के लिए प्लस क्यू इधर है माइनस क्यू इधर है, जैसा मैंने इस डायग्राम में लिखा है। इसलिए फील्ड लाइंस कैसे हैं, जो ये फील्ड है, फील्ड लाइंस कैसे होंगी, प्लस से माइनस की तरफ। क्यू भी कैसे जनरेट होता है, प्लस क्यू के सामने आएगा माइनस क्यू भी, और माइनस क्यू के सामने क्या आएगा प्लस क्यू भी, जैसा मैंने देखो इधर डायग्राम में लिखा है। ये प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपेसिटर के चार्जेस, और माइनस क्यू भी प्लस क्यू भी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक चार्जेस। समझ गए। तो ये बाहर क्यों इंड्यूस हुआ यहाँ पर चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर में है। अब एक माइनस डी क्यू भी यहां सोचो, प्लस डी क्यू भी यहां सोचो, तो फील्ड लाइन से फोर्स ऐसे लगाएंगे डीएफ डीएफ, सिमेट्रिकल लगाएंगे क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है फील्ड का। अब इस फोर्स का डीएफ कॉस थीटा ऐड हो रहा है, डीएफ साइन थीटा वाले, यानी ये डीएफ साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो डीएफ कॉस थीटा की डायरेक्शन किधर आ रही है, देखो अपवर्ड यानी इनवर्ड। तो यही इस फोर्स को जनरेट करेंगे। तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा एफ डी, वो हो गया इंटीग्रेशन डीएफ कॉस थीटा। पर हमारे पास ना ये ई का फंक्शन है या ना ये क्यू बी का फंक्शन है बाहर, तो इस फोर्स को इस यहां पर इक्वेशन बनाकर नहीं सॉल्व किया जाता, बस इसको एनर्जी के मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब एक एनर्जी मेथड हम यूज करेंगे। अब जरा इसको ध्यान से समझना कि एनर्जी मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, केवल हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। अब देखो बट ऑब्वियस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिस्टम है, हम तो कोई वर्क एनर्जी वगैरह कुछ हम तो वर्क कर नहीं रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये फोर्स का एक डिस्प्लेसमेंट आया इस डायरेक्शन में डी वाई, ठीक है। तो हमारा इस डायरेक्शन में क्या आया, एक डिस्प्लेसमेंट डी वाई आएगा। तो बट ऑब्वियस है ये फोर्स एक वर्क करेगा एफ डी वाई। तो यहां पर एक पोटेंशियल एनर्जी चेंज भी आएगा डी यू। तो एफ की वैल्यू क्या होगी माइनस डी यू बाई डी वाई। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें इट इज ऑलवेज इक्वल टू मोड ऑफ डी यू बाई डी वाई। ये फॉर्मूला आप नोट कर लो। यहां यू क्या है, चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एनर्जी। कैपेसिटर की एनर्जी क्यों चेंज होगी, क्योंकि ये जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऊपर मूव करेगा ये सी चेंज होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, तो उसके कारण कैपेसिटर की एनर्जी में चेंजेस प्रोड्यूस होंगे। वो चेंज कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं अभी आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले से, ये तो हमने कॉस समझा, तो हमें वो कॉस याद करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता। जो क्वेश्चंस आते हैं सीधा सीधा, जो हमें दो ही चीजों की जरूरत पड़ती है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, दूसरा इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है। हाँ, थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो ई आउट है, ई आउटसाइड, जिसका नाम फ्रिंजिंग फील्ड भी होता है, आप आउटसाइड ई याद कर लो, उतना टिपिकल नहीं याद करने की उतनी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डाइलेक्ट्रिक फोर्स। और ये तभी आएगा जब कुछ पार्ट बाहर होगा। अगर मैं एक डायग्राम ऐसा बनाऊं कि ये सब चीजें ध्यान से नोट भी कर लेना कि एक डाइलेक्ट्रिक मैंने ऐसे बना दिया कंप्लीटली इन, तो क्या इस पे एफडी आएगा, इस केस में एफडी की वैल्यू 0 होगी। ये सब नोट जरूर करो, ये बना लेना डायग्राम कि इस केस में एफडी की वैल्यू क्या रहेगी 0। उसके लिए डाइलेक्ट्रिक का कुछ पोर्शन बाहर जाना चाहिए, तभी वो ई आउट में आएगा और ये माइनस चार्ज प्लस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा पाएगा। क्योंकि हम ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, इसीलिए क्लैरिटी से हम समझ पा रहे हैं कि एफडी 0 क्यों होगा, तो हमें रटने की जरूरत नहीं है। तो फोर्स हो गया डी यू बाई डी वाई। अब ये डी यू बाई डी वाई कैसे सॉल्व होना है, ध्यान से समझो। ऑलरेडी हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो हमने, अगर मैं इस कैपेसिटर का डायग्राम बना लूं एक बार, इसकी विड्थ को मैं बी मान लूंगा, तो एक प्लेट विड्थ भी होती है, क्योंकि ये प्लेट एक्चुअली कैसे होगी, हमने इस प्लेट की हाइट तो एच मानी है, तो ये चीज होगी वाई, और इस सेपरेशन को मैं डी मान लेता हूं, ठीक। तो देखो ये वाइट हाइट तक ये डाइलेक्ट्रिक इसमें इन है, बाकी बाहर है, तो उसकी हमें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कैपेसिटर का पार्ट इस समय नहीं है।
कैपेसिटर पार्ट तो केवल इतना ही है, तो मैं इस सिस्टम को ऐसे दो पैरेलल कैपेसिटर में तोड़ सकता हूं। ये y, ये हाइट कितनी हो गई h माइनस वाई, यहां पर एयर है, तो दो कैपेसिटर हो गए C1 C2। अच्छा C1 की वैल्यू क्या आएगी, C1 की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया ऑफ प्लेट। एरिया ऑफ प्लेट विड्थ मैंने मानी है b, सॉरी ये विड्थ मैंने मानी है b, ये विड्थ मैंने अगर b मानी है तो इसका एरिया आएगा b इंटू एच माइनस वाई अपॉन डी। C1 की वैल्यू आएगी ये, C2 की वैल्यू k एप्सिलॉन नॉट b y। एरिया क्या आएगा देखो, ये है y, ऐसे हाइट यहां तक है, ये y हाइट ऐसे देखो, और b विड्थ है, तो ये शेडेड एरिया इस वाले कैपेसिटर का आएगा, तो होगा y इंटू बी पी वाई अपॉन डी। तो C1 लिख लिया, C2 लिख लिया, तो C इक्विवेलेंट जिसको मैं CY कह लेता हूं, CYE इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस, जिसमें डाइलेक्ट्रिक पार्ट लीक इन है, तो C1 प्लस C2 होगा। और मैं C1 प्लस C2 को अगर सिंप्लीफाई करूं तो मेरा एक फैक्टर कॉमन भी आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी इंटू एच माइनस वाई प्लस के वाई कॉमन। CYE equals to epsilon naught b by d into yk minus 1 plus h। This is CYE, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस केवल इतने सिस्टम का। ठीक है, ये निकल गया। अब बात आती है फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। इसको जरा नोट कर लो, तो जरा हम इसको पहले लिख लें, ये हटा दे जो हम नोट कर चुके, इस लाइन की हमें जरूरत नहीं है। अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें आ चुकी है। पहले हमारा एफडी का फार्मूला हमारे पास, एफडी का फार्मूला हमारा क्या है, एफडी इज मोड ऑफ डी यू बाई डी वाई। ठीक है, और दूसरा ये जो हमारा कैपेसिटर है किसी भी समय, उसका CYE कितना आया है, उसका CYE आया एप्सिलॉन नॉट B बाई डी y इंटू के माइनस 1 प्लस एच। दो चीजें हो गई हैं। अब ये फोर्स कैसे निकालना है, तो कैपेसिटर के साथ आपके दो केसेस होंगे। पहला कि ये कैपेसिटर किसी बैटरी से कनेक्टेड होगा, ध्यान से समझना। केस 1, व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी। जब कैपेसिटर एक बैटरी से कनेक्टेड रहेगा कुछ ऐसे, और मुझे फोर्स चाहिए, तो इस समय इसका जो VC है वो एप्सिलॉन के बराबर होगा और कांस्टेंट होगा। ये जो VC वोल्टेज है ये एप्सिलॉन के बराबर होगी और कांस्टेंट होगी, राइट। तो इस पे जो फोर्स आएगा FD, उसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए तो हमें U चाहिए। तो FD निकालने के लिए पहले हमें U लिख लें। तो U का हम U को हमेशा C इक्विवेलेंट से लिख सकते हैं। तो एक फायदा ये हो गया, तो मैं लिखूंगा हाफ CYE इंटू VC स्क्वायर। VC इज ए कांस्टेंट वैल्यू, VC चेंज ही नहीं हो रहा इस क्वेश्चन में। हाफ एप्सिलॉन नॉट B बाई डी इंटू y इंटू के माइनस 1 प्लस एच इंटू VC स्क्वायर। FD is mode of du by dy, इसका मैग्नीट्यूड, यानी हाफ एप्सिलॉन नॉट b बाई डी इंटू VC स्क्वायर। और इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, h का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो h का डिफरेंशिएशन आएगा 0 और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, k माइनस 1।
ये आ गया, और इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, ध्यान से समझना। तो जब हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं कांस्टेंट फोर्स की, कांस्टेंट ईएमएफ की, तो जो इस तरह से केस में जो डाइलेक्ट्रिक फोर्स आता है वो एक कांस्टेंट आता है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसका काफी यूज आएगा इस थ्योरम पे, इस कॉन्सेप्ट में काफी सारे न्यूमेरिकल दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, इसको जरा बहुत ध्यान से नोट कर लो। अब केस 2 क्या हो सकता है, देखो इस केस का। केस 2 की अगर मैं बात करूं, केस 2 बहुत सिंपल है कि भाई पहले केस में बैटरी है, तो दूसरा केस क्या हो सकता है, बैटरी नहीं कनेक्टेड होगी। जो बैटरी नहीं कनेक्टेड है तो कैपेसिटर का ये जो तुमने चार्ज दिया होगा वीसी वेरिएबल होगा, पर जो कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज है इस बार क्यू कांस्टेंट होगा, इसलिए यू को हाफ सीवी स्क्वायर नहीं यूज करेंगे क्योंकि वीसी वेरिएबल हो जाता है, तो हम यू यूज करेंगे। यू की वैल्यू होगी क्यू स्क्वायर बाई 2c वाई ई। तो एफ जो कि है मोड ऑफ डी यू बाई डी वाई, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2 डी बाई डी वाई मोड ऑफ डी बाई डी वाई ऑफ 1 अपॉन सी बाई ई। और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो यह देगा क्यू स्क्वायर 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 2c बाई ई स्क्वायर इंटू डी सी ई वाई ई इंटू डी वाई। देखो थोड़ा बड़ा सा आता है इस केस में, इसलिए इसके ज्यादा न्यूमेरिकल मिलते भी नहीं। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे बैटरी कनेक्टेड वाले ही मिलते हैं, क्योंकि इस केस में फोर्स की वैल्यू काफी टिपिकल आ गई और ये वाई डिपेंडेंट आएगी। देखो अब F इज इक्वल टू जब तुम निकालोगे, अब देखो यहां पर F के लिए तुम्हारे पास सी वाई ई तो है ही, और डी सी वाई ई बाई डी वाई कितना होगा, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो हो जाता है एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी इंटू के माइनस 1। ठीक है, तो अब हम इस पे बेस बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम देखेंगे। हमने दोनों केस में फोर्स निकालना सीख लिया। देखो फिर से ध्यान से समझना, फोर्स का फार्मूला यही है, सी वाई का फार्मूला, ये दोनों चीज तो दोनों ही केसेस में सेम रहेंगी। बस एक केस में जब बैटरी कनेक्टेड है तो एक में वीसी कांस्टेंट है, वीसी कांस्टेंट होने के कारण यू रेफरेंस दिया जाएगा हाफ सी वीसी स्क्वायर। दूसरे केस में क्यू कांस्टेंट है, तो हम फोर्स निकालेंगे, यू को हम यूज करेंगे क्यू स्क्वायर बाई 2c वाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्यू कांस्टेंट है, वीसी लोगे तो वीसी वेरिएबल है, दो वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर, सी भी वेरिएबल वाई भी वेरिएबल वीसी भी वेरिएबल। क्यों, क्योंकि जैसे अगर जब ये डायलेक्ट्रिक अपने आप इन होगा तो यहां पर कांस्टेंट क्या रहना है, क्यू। तो जैसे से डायरेक्ट इसका सी वेरी कर रहा है, यानी कि क्यू इज इक्वल टू सी वी, ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे से ये इनसाइड आएगा तो इसका वोल्टेज अपने आप चेंज होगा। ठीक है, तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है इस मेथड से y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y के सी वाई है, यहाँ पे जो सी वाई है वो एज ए फंक्शन ऑफ y है, तो y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, वही मैंने यूज किया है। क्लियर, तो अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे।